नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी रेट्रोफिट, कोरूटीन्स और कोटलिन फ्लो की मदद से क्लीन एपीआई इंटीग्रेशन पर। खासकर एमवीवीएम के साथ एंड्रॉयड नेटवर्क कॉल्स कैसे हैंडल करें उस पर। आज हम एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एंड्रॉयड में डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डीआई। अक्सर सुनते हैं कि स्केलेबल और टेस्टेबल ऐप्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम समझेंगे कि ये डीआई आखिर है क्या, और जो मेन फ्रेमवर्क्स हैं डैगर, हिल्ट और कॉइन, वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। कोशिश रहेगी कि इन सब स्रोतों से समझें कि डीआई क्या है और अपने प्रोजेक्ट के लिए सही टूल कैसे चुनें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है क्या। देखो, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरीका है जहां कोई क्लास अपनी जरूरत की चीजें, मतलब डिपेंडेंसीज, खुद नहीं बनाती हैं, वो उसे बाहर से दी जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए व्यू मॉडल को रिपोजिटरी चाहिए, तो वो खुद नहीं बनाएगा। हाँ बिल्कुल, व्यू मॉडल को रिपोजिटरी बाहर से मिलेगा। इसका फायदा सबसे बड़ा है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। हर क्लास बस अपना काम करती है, इससे कोड साफ रहता है, टेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है, और कोड रीयूजेबल भी बनता है। क्लीन आर्किटेक्चर के लिए तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, आप मैनुअल डीआई भी कर सकते हैं, पर जैसे जैसे ऐप बड़ा होता है ना, वो बहुत उलझ जाता है। मतलब बॉयलर प्लेट कोड बहुत लिखना पड़ता होगा। हाँ, बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड, फिर वो ऑब्जेक्ट्स का पूरा ग्राफ मैनेज करना, गलतियां होने का डर। यहीं पर डैगर, हिल्ट और क्वीन जैसे फ्रेमवर्क्स काम आते हैं। अच्छा, तो ये फ्रेमवर्क्स इस सिरदर्द को कम करते हैं। चलिए सबसे पहले डैगर की बात करते हैं। गूगल का है और सुना है काफी पावरफुल है। जी हाँ, डैगर पूरी तरह से कंपाइल टाइम सेफ डीआई फ्रेमवर्क है। कंपाइल टाइम सेफ मतलब अगर आपने डिपेंडेंसी सेटअप में कोई गड़बड़ की तो ऐप कंपाइल ही नहीं होगा, रन होने से पहले ही एरर पता चल जाएगी। ओके, ये तो अच्छा है। हाँ, और ये वाकई में बहुत तेज है, आपको डिपेंडेंसीज पर बहुत फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देता है। मल्टी बाइंडिंग, सब कंपोनेंट्स जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इसे सीखना और सेटअप करना काफी मुश्किल है। कि भाई इसे सेटअप कैसे करते हैं और असल में ये काम कैसे करता है। हाँ, और ये जरूरी क्यों है ना? बड़ी ऐप्स में खासकर कोड साफ रहता है, टेस्टिंग आसान हो जाती है। सोचिए, अगर आपकी ऐप में बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, सबको नेटवर्क कॉल करनी है। ओ हाँ, वो सब मैनेज करना सिरदर्द हो सकता है। बिल्कुल, यही डैगर मदद करता है। तो गाइड का पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप, हाँ, वो build.gradle फाइल में डैगर की डिपेंडेंसीज जोड़ना, जैसे implementation com.google.dagger और वो टेप्ड या अब KSP वाला। हाँ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब प्रोजेक्ट को बताना कि देखो हमें डैगर की जरूरत पड़ेगी, और केएप्ट या केएसपी खास है एनोटेशन प्रोसेसिंग के लिए। डैगर इसी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। एनोटेशन प्रोसेसिंग मतलब वो एट सिंबल वाले शब्द। हाँ, वही। कंपाइल टाइम पर कोड जनरेट करता है डैगर के लिए, इससे रन टाइम पर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अच्छा, ठीक है, तो डिपेंडेंसीज आ गई। फिर दूसरा स्टेप, गाइड कहता है मॉड्यूल। मॉड्यूल जैसे ऐप मॉड्यूल नाम की क्लास बना ली और उस पर एट मॉड्यूल लिख दिया। और उसके अंदर वो एट प्रोवाइड्स वाले मेथड्स है ना, जैसे प्रोवाइड एपीआई सर्विस। एग्जैक्टली। ये मॉड्यूल एक तरह से डैगर के लिए रेसिपी बुक है। एट प्रोवाइड्स मेथड बताता है कि कोई खास चीज, जैसे आपका एपीआई सर्विस, कैसे बनानी है, शायद रेट्रोफिट इस्तेमाल करके या किसी और तरीके से। ओके, तो मॉड्यूल में रेसिपीज हैं कि एपीआई सर्विस कैसे बनेगी, लेकिन इसको इस्तेमाल कौन करेगा, कैसे करेगा? यहां आता है तीसरा स्टेप, कंपोनेंट। सही। कंपोनेंट एक इंटरफेस होता है जिस पर एट कंपोनेंट लिखा होता है। ये समझ लीजिए एक ब्रिज है या एक मैनेजर किसके बीच का? ये मॉड्यूल जो रेसिपी बताता है और आपकी क्लास, जैसे एक्टिविटी जिसको वो रेसिपी से बनी चीज चाहिए, इन दोनों के बीच का ब्रिज। कंपोनेंट ही तय करता है कि कौन से मॉड्यूल इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, और इसमें वो इंजेक्ट मेथड भी होता है, जैसे इंजेक्ट ब्रैकेट एक्टिविटी डॉट मेन एक्टिविटी। हाँ, इंजेक्ट मेथड बताता है कि ओके, इस एक्टिविटी को डिपेंडेंसीज चाहिए, चलो इसे देते हैं। ये कनेक्शन पॉइंट है। गॉट इट। तो डिपेंडेंसीज डाली, मॉड्यूल रेसिपी बुक बनाया, कंपोनेंट मैनेजर बनाया जो दोनों को जोड़ता है। अब चौथा स्टेप, इसको चालू करना एप्लीकेशन क्लास में। हाँ बिल्कुल, कस्टम एप्लीकेशन क्लास बनाकर उसमें कंपोनेंट का एक इंस्टेंस बना लेते हैं, आमतौर पर ऑन क्रिएट में लेटनेट वार ऐप कंपोनेंट,
और फिर ऐप कंपोनेंट इज इक्वल टू डैगर ऐप कंपोनेंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड जैसा कुछ। परफेक्ट। क्योंकि एप्लीकेशन क्लास सबसे पहले बनती है और पूरी ऐप के चलने तक रहती है, तो कंपोनेंट भी सबके लिए अवेलेबल हो जाता है। एक बार का सेटअप है ये। ठीक है, सेटअप हो गया। अब आता है मजा, 5वां स्टेप, एक्टिविटी में यूज करना। गाइड कहता है बस @inject लिख दो। हाँ, बस अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर @inject लिख दीजिए, जैसे @inject latent var API सर्विस, और फिर एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में वो एप्लीकेशन से कंपोनेंट लेकर app component डॉट इंजेक्ट दिस कॉल करना है। एग्जैक्टली और बस हो गया काम। आपकी एपीआई सर्विस इस्तेमाल के लिए तैयार है। एक्टिविटी को कोई मतलब नहीं कि ये बनी कैसे, कहाँ से आई। वाह, ये तो कमाल है। मतलब एक्टिविटी को बस ये पता है कि मुझे एपीआई सर्विस चाहिए, @inject लिखा और डैगर ने लाकर दे दिया। हाँ, डैगर बैकग्राउंड में कंपोनेंट से पूछता है, कंपोनेंट मॉड्यूल से रेसिपी लेता है, ऑब्जेक्ट बनाता है और इंजेक्ट कर देता है। कोड कितना साफ हो जाता है ना? बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो डिपेंडेंसी जोड़ो, मॉड्यूल बनाओ रेसिपी बताने के लिए, कंपोनेंट बनाओ जोड़ने के लिए, एप्लीकेशन में उसे इनिशियलाइज करो और फिर एक्टिविटी या दूसरी क्लास में @inject से इस्तेमाल करो। सही। ये पूरा प्रोसेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहलाता है। तो ये तो हो गया सेटअप। अब सोचने वाली बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा था, ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फायदेमंद है। हाँ, तो क्या हिल्ट इसी वजह से आया? बिल्कुल। डैगर की इसी कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर गूगल हिल्ट लेकर आया। हिल्ट असल में डैगर के ऊपर ही बना है, पर उसे बहुत बहुत आसान बना दिया गया है। तो डैगर अब इस्तेमाल नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े मॉड्यूलर ऐप्स में जहां डिपेंडेंसी ग्राफ पर एकदम बारीक कंट्रोल चाहिए या कुछ खास एडवांस्ड डैगर फीचर्स यूज करने हो, वहां डैगर आज भी रिलेवेंट है। पर हाँ, ज्यादातर ऐप्स के लिए हिल्ट एक बेहतरीन सोल्यूशन है। गूगल की रिकमेंडेशन भी यही है। हिल्ट के क्या फायदे हैं फिर? सबसे बड़ा फायदा है इसका जेटपैक कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेशन, जैसे व्यू मॉडल, नेविगेशन, वर्क मैनेजर। इनके साथ बहुत आसानी से काम करता है। अच्छा। सेटअप बहुत आसान है। स्रोत कहता है, पहला काम अपनी build.gradle फाइल खोलो और हिल्ट डिपेंडेंसीज डालो। हाँ, 2 मेन लाइंस हैं। एक तो इम्प्लीमेंटेशन com.google.dagger.hilt android.2.48 और दूसरी वाली वो कंपाइलर वाली। हाँ, capt com.google.dagger.hilt android compiler.2.48 ये एनोटेशन प्रोसेसर के लिए है। ठीक है, ये तो मतलब स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी लाइब्रेरी को ऐड करने का। ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप ये एनोटेशन लगाते हैं, आप हिल्ट को बता रहे हैं कि ठीक है, इस ऐप में मेरा इस्तेमाल होगा। अच्छा। और ये असल में वो कोड जनरेशन प्रोसेस शुरू कर देता है जो बैकग्राउंड में काफी कुछ सेटअप करता है। समझ गया। तो ऐप अब हिल्ट रेडी है। अब असल इंजेक्शन की बात करते हैं। स्रोत में यूजर रिपोजिटरी का जिक्र है और उसमें एपीआई सर्विस जैसी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए @inject कंस्ट्रक्टर यूज करने को कहा गया है। तो ये बस हिल्ट को बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। सही पकड़ा। @inject कंस्ट्रक्टर एक तरह से हिल्ट को इंस्ट्रक्शन है कि देखो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये कंस्ट्रक्टर यूज करो और इसके पैरामीटर जैसे एपीआई सर्विस वो तुम्हें खुद ही ढूंढ कर लाने होंगे। अच्छा, तो हमें मैन्युअली न्यू यूज रिपोजिटरी, न्यू एपीआई सर्विस जैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वही तो फायदा है। लेकिन एक सवाल, अगर कोई ऐसी चीज इंजेक्ट करनी हो जिसका कंस्ट्रक्टर हम कंट्रोल नहीं करते, मान लीजिए रेट्रोफिट का इंस्टेंस, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहीं पर हिल्ट मॉड्यूल्स का रोल आता है। स्रोत में ऐप मॉड्यूल का जिक्र है ना? हाँ है, ऐड मॉड्यूल और ऐड प्रोवाइड्स की बात हुई है। तो मॉड्यूल एक तरह से हिल्ट के लिए गाइड बुक है। आप @provides एनोटेशन वाले फंक्शन लिखते हैं। ये फंक्शन हिल्ट को सिखाते हैं कि उन चीजों के इंस्टेंस कैसे बनाने हैं जिन्हें वो @inject कंस्ट्रक्टर से नहीं बना सकता। जैसे कि इंटरफेस या फिर बाहरी लाइब्रेरी की क्लासेस। एग्जैक्टली। जैसे रेट्रोफिट का इंस्टेंस बनाना है तो आप एक @provides फंक्शन लिखेंगे जो रेट्रोफिट बिल्डर यूज करके इंस्टेंस बनाकर रिटर्न करेगा। और इसमें एक @installin singleton component डॉट क्लास भी था। उसका क्या मतलब हुआ? @installin ये बताता है कि मॉड्यूल में बताई गई ये जो बनाने की रेसिपी है, मतलब बाइंडिंग्स, वो किस दायरे में, किस स्कोप में अवेलेबल होंगी। अच्छा। सिंगलटन कंपोनेंट का मतलब है कि ये पूरे ऐप के लिए अवेलेबल होंगे और साधारणतः एक ही इंस्टेंस सिंगलटन रहेगा। तो मतलब एक बार बन गया तो पूरी ऐप में वही यूज होगा, जैसे नेटवर्क क्लाइंट। हाँ बिल्कुल, डेटाबेस कनेक्शन या नेटवर्क क्लाइंट जैसी चीजों के लिए ये परफेक्ट है। रिसोर्स बचते हैं। सही है। तो मॉड्यूल से हिल्ट वो बनाना सीख गया जो वो खुद नहीं जानता था। अब फाइनल पीस, व्यू मॉडल।
स्रोत में यूजर व्यू मॉडल का उदाहरण है। उसमें यूजर रिपोजिटरी इंजेक्ट करने के लिए @HiltViewModel एनोटेशन लगाने को कहा है और फिर से @InjectConstructor। हाँ, @HiltViewModel खास तौर से एंड्रॉयड के व्यू मॉडल के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। ये हिल्ट को बताता है कि ये एक व्यू मॉडल है और इसकी लाइफ साइकिल का ध्यान रखना है। और @InjectConstructor फिर से वही काम कर रहा है, डिपेंडेंसी बता रहा है। बिल्कुल, फंडा वही है, बस व्यू मॉडल के लिए एक खास एनोटेशन है। और सबसे मजेदार बात जो स्रोत ने कही, बस इतना ही इंजेक्ट मेथड को मैन्युअल रूप से कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, हिल्ट इसे स्वचालित रूप से संभालता है। ये तो कमाल है। हाँ, ये ऑटोमेशन ही हिल्ट की सबसे बड़ी खूबी है। जिन्होंने पहले डैगर वगैरह यूज किया है वो इस सादगी को काफी अप्रिशिएट करेंगे। बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड बच जाता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, डिपेंडेंसी ऐड करो, ऐप क्लास एनोटेट करो, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए @inject यूज करो, जरूरत पड़े तो मॉड्यूल्स बनाओ और व्यू मॉडल के लिए @HiltViewModel लगाओ और बाकी का काम हिल्ट पर छोड़ दो। ये तो काफी आसान लग रहा है, खासकर जेटपैक वाली बात। लेकिन एक और नाम भी है, कॉइन। वो कैसे अलग है? उसमें एनोटेशन नहीं होते ऐसा सुना है। हाँ, कॉइन का अप्रोच अलग है। वो कॉटलिन नेटिव DI फ्रेमवर्क है। उसमें एनोटेशन प्रोसेसिंग नहीं होती। आप कॉटलिन की अपनी DSL यानी डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज में मॉड्यूल डिफाइन करते हैं। ओके, DSL में। तो सीखने में आसान होगा? हाँ, सीखने और इस्तेमाल करने में ये काफी आसान है। सुना है इसका खास तरीका है बिना एनोटेशन वाला। सही। इसका मेन पॉइंट यही है कि सब कुछ प्लेन कॉटलिन कोड में होता है। डैगर या हिल्ट की तरह @inject वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो अगर किसी को शुरू करना हो तो पहला कदम क्या होगा? मतलब लाइब्रेरी तो ऐड करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में, है ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले वही अपनी ऐप वाली build.gradle फाइल में डिपेंडेंसी डालनी होगी। जानकारी के हिसाब से ये लाइन है implementation io.insert-coin.coinandroid.3.5.0। इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल। लाइब्रेरी आ गई, पर अब कॉइन को ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए और वो बनेगा कैसे? मॉड्यूल्स वगैरह कुछ होता होगा? सही पकड़ा आपने। यहीं पर मॉड्यूल आते हैं। आप एक मॉड्यूल ब्लॉक बनाते हैं। ये समझ लीजिए एक तरह की रेसिपी बुक है। आप बताते हैं कि कौन सी क्लास कैसे बनेगी। अच्छा, जैसे सोर्स में उदाहरण था सिंगल API सर्विस। इसका मतलब है API सर्विस का एक ही ऑब्जेक्ट मतलब सिंगलटन पूरे ऐप के लिए बनेगा। ओके, सिंगलटन। और वो व्यू मॉडल वाला भी था कुछ? हाँ, व्यू मॉडल, यूजर व्यू मॉडल, गेट करके। ये खास एंड्रॉयड व्यू मॉडल बनाने के लिए है। कॉइन इसके लाइफ साइकिल का भी ध्यान रखता है, जो कि काफी हैंडी है। और इस व्यू मॉडल वाले में गेट लिखा है और पहले वाले एक उदाहरण में भी शायद था यूजर रिपोजिटरी गेट करके। ये गेट क्या चीज है? गेट ये बहुत जरूरी है। जब आप किसी परिभाषा के अंदर जैसे यूजर रिपोजिटरी बनाते हुए गेट लिखते हैं तो कॉइन समझ जाता है कि यूजर रिपोजिटरी को किसी और चीज की जरूरत है, मान लीजिए API सर्विस की। वो फिर अपने मॉड्यूल में ढूंढेगा कि API सर्विस कहाँ डिफाइन किया है और उसे खुद ही यहाँ पास कर देगा, मतलब डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर देगा। ओह अच्छा, तो हमें मैन्युअली पास नहीं करना पड़ता, कॉइन खुद ही ढूंढ के दे देता है। और ये सब होता है रन टाइम पर। रन टाइम पर, कंपाइल टाइम पर नहीं। इसका मतलब अगर कोई डिपेंडेंसी मिसिंग हुई तो? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। एरर ऐप चलते वक्त आएगा, कंपाइल करते वक्त नहीं। डैगर जैसे फ्रेमवर्क यहीं पर अलग हैं। वो कंपाइलेशन के टाइम ही बता देते हैं अगर कुछ गड़बड़ है। तो ये ध्यान रखना होगा। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो है पर सेफ्टी थोड़ी कम हो गई कंपाइल टाइम वाली। खैर, मॉड्यूल बन गया। अब ऐप को बताना भी तो होगा कि ये मॉड्यूल इस्तेमाल करने। बिल्कुल, इसके लिए कॉइन को इनिशियलाइज करना पड़ता है, आमतौर पर अपनी एप्लीकेशन क्लास के onCreate मेथड के अंदर। जैसे उदाहरण में MyApp क्लास थी। आप startcoin.block यूज करते हैं। और उसमें क्या क्या डालते हैं? उसमें आप एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट this @MyApp देते हैं ताकि कॉइन को ऐप का कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। और मॉड्यूल्स ऐप मॉड्यूल से बताते हैं कि भाई ये वाले मॉड्यूल लोड करने हैं। इसे ऐप के शुरू होते ही करना जरूरी है ताकि डिपेंडेंसीज हर जगह मिल सकें। समझ गए। तो स्टेप्स हुए, डिपेंडेंसी ऐड करो, मॉड्यूल में रेसिपी लिखो, ऐप क्लास में स्टार्ट कॉइन चलाओ। अब फाइनल स्टेप, इस्तेमाल कैसे करें? जैसे यूजर व्यू मॉड्यूल में यूजर रिपोजिटरी चाहिए हो तो? यहीं पर कॉइन की खूबसूरती है। एकदम सीधा, आपको बस यूजर व्यू मॉड्यूल के कंस्ट्रक्टर में यूजर रिपोजिटरी को पैरामीटर की तरह लिख देना है। ऐसे क्लास यूजर व्यू मॉडल प्राइवेट वैल रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी व्यू मॉडल, बस। कोई एडजेनेक्ट, कोई एनोटेशन नहीं। अरे वाह, सच में कोई एनोटेशन नहीं? नहीं, कुछ नहीं।
जब कॉइन यूजर व्यू मॉडल बनाएगा, वो कंस्ट्रक्टर देखेगा, समझेगा इसे यूजर रिपोजिटरी चाहिए और मॉड्यूल से लाकर दे देगा। जैसा सोर्स कहता है ना, एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड इन प्लेन कॉटलिन कोड, सब कुछ सादे कॉटलिन कोड में। ये तो वाकई काफी सिंपल लग रहा है। एनोटेशन न होने से कोड शायद पढ़ने में भी आसान लगता होगा, और बिल्ड टाइम उस पर भी असर पड़ता होगा। एनोटेशन प्रोसेसिंग तो होती नहीं इसमें। हाँ, ये एक बड़ा फायदा है। एनोटेशन प्रोसेसिंग ना होने से बिल्ड टाइम अक्सर तेज हो जाता है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो हाँ, इसकी मेन अपील यही है, सादगी, कम बॉयलर प्लेट, और ये कि आप बस नॉर्मल कॉटलिन कोड लिख रहे हैं, कोड ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर समराइज करें, डिपेंडेंसी जोड़ो, मॉड्यूल बनाओ, सिंगल व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज करके, स्टार्ट कॉइन से ऐप में शुरू करो और फिर कंस्ट्रक्टर में सीधे मांग लो, बिना किसी तामझाम के। बिल्कुल सही। और ये सब कॉटलिन भाषा की अपने फीचर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है, बिना किसी खास सिंटैक्स या एनोटेशन के। ये सोचने वाली बात है लेकिन कि ये जो तरीका है जहां सब कुछ कोड में ही साफ साफ लिखा है, क्या ये बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में एनोटेशन वाले तरीकों से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देता है, या फिर वो जो रन टाइम एरर वाली बात थी वो इसे मुश्किल बना सकती है? वहाँ डैगर या हिल्ट की कंपाइल टाइम सेफ्टी ज्यादा भरोसेमंद लगती है। और परफॉर्मेंस का क्या? क्विन की परफॉर्मेंस भी बहुत बड़े ऐप्स में हिल्ट या डैगर के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है, और इससे गूगल का ऑफिशियल सपोर्ट भी नहीं है। तो मतलब चुनाव करते वक्त काफी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल। अगर समराइज करें तो सेटअप आसानी के लिए हिल्ट या कोइन, डैगर मुश्किल। कंपाइल टाइम सेफ्टी चाहिए तो डैगर हिल्ट, कोइन में नहीं। गूगल सपोर्ट डैगर हिल्ट को, परफॉर्मेंस में डैगर हिल्ट आगे। और इसमें कुछ आम गलतियां भी होती होंगी? हाँ बिल्कुल, जैसे गलत स्कोप यूज कर लेना, सिंगलटन कहाँ चाहिए, एक्टिविटी स्कोप कहाँ, व्यू मॉडल स्कोप कहाँ। इसमें गड़बड़ होने से मेमोरी लीक हो सकती है। अच्छा। या फिर कभी-कभी लोग मैनुअल डीआई और फ्रेमवर्क को मिक्स कर देते हैं, जो कंफ्यूजन बढ़ाता है। और टेस्टिंग वाला पॉइंट? हाँ, इन फ्रेमवर्क्स का असली फायदा टेस्टिंग में भी दिखता है। आप आसानी से रियल डिपेंडेंसी की जगह फेक वाली इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे फेक रिपोजिटरी। इससे यूनिट टेस्ट भरोसेमंद और तेज बनते हैं। पर अगर टेस्टिंग सही से न हो, फेक डिपेंडेंसीज न यूज की जाएं, तो टेस्ट का फायदा कम हो जाता है। तो आपकी फाइनल सिफारिश क्या रहेगी? देखिए, ज्यादातर नए एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स के लिए मेरा सुझाव हिल्ट रहेगा। यह सेफ है, एफिशिएंट है और गूगल सपोर्टेड है। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल चाहिए, एकदम बारीक लेवल पर, तो डैगर देखें। और अगर प्रोजेक्ट छोटा है, टीम नहीं है या जल्दी कुछ बनाना है, तो कोइन भी एक ऑप्शन हो सकता है। बस रन टाइम सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। बहुत बढ़िया। तो आज हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा और 3 मुख्य फ्रेमवर्क्स हिल्ट, डैगर और कोइन की तुलना की, उनके फायदे, नुकसान और इस्तेमाल के तरीके देखे। हाँ, और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। क्या आपके अपने मौजूदा प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या इसे और बेहतर करके क्लीन आर्किटेक्चर को और मजबूत बनाया जा सकता है? कहाँ सुधार की गुंजाइश दिखती है? इस पे सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। अगले विश्लेषण में हम रूम डेटाबेस और कोटलिन फ्लो को MVVM के साथ कैसे यूज करें, इस पर बात करेंगे, खासकर ऑफलाइन फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के कॉन्टेक्स्ट में। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल एंड्रॉयड इनसाइट्स विद निखिल को सब्सक्राइब करें।